जय हिंद साथियों, नमस्कार। जीके जादूगर अहमद सर के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास जो होने वाली है ताबरों, तो सबसे पहले मोटिवेशन दे दूं थोड़ा मैं थाने लोगों ने। जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान बड़े जबरदस्त होते हैं, उनके इम्तिहान बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ तो दोस्तों, जिनके ख्वाब मस्त होते हैं, ठीक है, और ऊंचे होते हैं, उनके इम्तिहान बड़े जबरदस्त होते हैं, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लेते हैं पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है हमारी वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं, सभ्यता या संस्कृति, जिसका समय है 1500 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है टाबरों। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है मोटिवेशन के साथ। देखो टाबरों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। आप पहली बात है हमारी, लाइक कर दो, लाइक तो करना पड़ा है हम लोगों ने, लाइक शेयर जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो था लोगों ने पहला आ जाए, बेल आइकन ऑन कर लिया। तो पहला ही क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। या का मतलब है कि यही है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना, या का मतलब ही यही है टाबरों कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मैंने लिख भी दिया है वहां पर, ठीक है। तो आंसर है हमारा ये एज राइट आंसर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाबरों। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का ही लाग गया। उत्तर वैदिक संस्कृति। देखो, वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति के दो पार्ट थे, ठीक है, दो भाग हैं, दो भाग वैदिक संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के दो भाग। पहली जो थी वो हमारी थी वैदिक संस्कृति, पूर्व वैदिक, ठीक है टापरो, पूर्व वैदिक। और हमारी होने लग रही है उत्तर वैदिक संस्कृति, ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति का आपको काल बताना है। उत्तर वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त होने के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जो नवीन सभ्यता जो उभर कर सामने आई, वो थी हमारी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, ठीक है टाबरों, लिख लिया, बहुत मोस्ट है। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति आई, जो नवीन सभ्यता आई, उसका नाम क्या है, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1500 से अभी बताया था मैंने आपको, ये तो है हमारा वैदिक संस्कृति का काल, पूर्व वैदिक संस्कृति का काल, ठीक है। बी इज राइट आंसर है, ठीक है, बी इज राइट आंसर है। वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो बी इज राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके अंदर जो है महिलाओं को समानता जो पूर्व वैदिक काल में दी जाती थी, वो इस काल में आकर समाप्त हो गई थी, ठीक है। सभी के साथ जो है असमानताओं का बर्ताव किया जाने लगा था, असमानताओं, ठीक है, असमानताओं का बर्ताव किया जाता था, यानी महिलाओं को जो है खास तौर पर महिलाओं को समानता नहीं दी जाती थी उत्तर वैदिक काल के आते आते, ठीक है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल, उसके अंदर क्या है कि पृथ्वी सत्तात्मक था, ठीक है, पिता की सत्ता थी उस टाइम। लेते हैं टापरो थर्ड क्वेश्चन है तीसरा।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। टावरों नोट कर लिख लिया कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है कि वीर या योद्धा होता है, या श्रेष्ठ या कुलीन होता है, या यज्ञकर्ता या पुरोहित होता है, या विद्वान होता है। सोच के जरा बताओ टावरों, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको आंसर देना है, जल्दी बताओ, मैं वेट करने लग रही हूँ। हाँ, तो पहली बात मैं था लोगों आते हैं क्योंकि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। जिनके सपने क्या होते हैं, ऊंच होते हैं, मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान बड़े जबरदस्त होते हैं। ये मेरी खुद की लाइन है टावरों, नोट करके लिख लिया, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर है, बी राइट आंसर। आदर्श कह सकते हैं, आर्य, आदर्श भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है आदर्श, आदर्श, ठीक है टावरों, पहली बात। दूसरी कह सकते हैं अच्छा, अच्छा आदमी के दो, ठीक है, अच्छा बर्ताव, ठीक है। तो टावरों अच्छा समझ आ गई। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी अच्छा इंसान। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन टावरों। चौथे क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, या आप जल्दी सोचिए, मैं वेट कर रहा हूं। कि पहला सही है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में, यानी जो शुरुआत में जो आर्य आए थे उनके बारे में एक बात आपको क्या बतानी कि सही नहीं है, वो बात उनके बारे में गलत बात है। मारवाड़ी बोला भाई झूठी बात है, काम रिगोनी, या तो फेक बात है। तो कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, या वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या कह सकते हैं कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके अंदर कौन सा बताना है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो पहली बात तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, आपने ठाया, क्योंकि उस टाइम क्या है, वेदों जो वेद है ना, वो भगवान जो देवताओं द्वारा जो है रचित है, वेद देवताओं द्वारा, ठीक है। तो वे संस्कृत बोलने, वेद जो है संस्कृत में रचित है, ठीक है टावरों, आप बात याद रखिए। वेदों यानी वे संस्कृत बोलने वाले थे, राइट बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, आप भी सही बात है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या है कि घोड़े के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे। वैदिक सभ्यता के अंदर आते चावलों का उनको पता हुआ था, ठीक है, चावल का भी है वैदिक सभ्यता के अंदर। तो वैदिक सभ्यता के घुड़सवारी घोड़े के बारे में वो जान चुके थे लोग आर्य, ठीक है। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वे कई झुंडों में रहते, कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ठीक है टावरों, हाँ कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। लेकिन आ बात माने ठीक कहाँ लगी गुरुजी, ठीक है, आ बात ठीक कहाँ लगी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं वे खुले में निवास करते थे, एकदम खुले में सोता एकदम मजे में, यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, कुल में रहते थे, ठीक है। कुल से गांव बने, गांव से जन बने, जन से आपको पता ही है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वे मुख्यतः क्या है कि नगरों में निवास नहीं करते थे, बाकी अगली बात सही है, माना से बात लगी। छठो क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल, पांचों क्वेश्चन समझ आने लगी। देखो इनमें से, देखो मैंने अभी बताया आपको, इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, वैदिक काल के लोगों को नहीं था, किस चीज के बारे में ज्ञान नहीं था। देखो जौ और गेहूं जो थे वो मैंने बताया था आपको, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में थे, ठीक है, साक्ष्य भी प्राप्त हुए हमें इनके। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गेहूं जो थे, ठीक है, और चावल जो थे उस टाइम नहीं थे, पर वैदिक संस्कृति में आते या वैदिक सभ्यता में आते उस टाइम क्या है कि चावल भी आ गए थे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि हमारा प्रश्न है क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू बारे में, बीड़ी गुटखा पखावानी भी चीज़ों बारे में बानठा गोनियो, क्या गोनियो, लोगों को पता नहीं थे, लोगों को नहीं था, क्या नहीं था, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं, तंबाकू होता क्या है उनको पता ही नहीं था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कहने लग रहे टावरों। देखो उत्तर वैदिक काल के
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? एक धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे उस टाइम में, ठीक है, तो उसको क्या है कि किस नाम से जाना जाता था? नाम बताना आपको कि उसको यजमान कहा जाता था, श्रवण कहा जाता था, या अथर्वण कहा जाता था, या षष्ठिन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी यानी वेदों का विरोध करने वाले, वेद विरोधी समझाने लगे आप लोग। वेद विरोधी मतलब वेदों का विरोध करना, विरोध करना, ठीक है, वेदों का विरोध करना। ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मणों का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध, ठीक है, ब्राह्मणों का विरोध। धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? यजमान कहते थे, या अथर्वण कहते थे, या षष्ठिन कहते थे। तो बी इज राइट आंसर टाब्रो। श्रवण कहा जाता था, जिससे कहते हैं नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक यानी किसी में विश्वास, समझ गए, यानी की चीज पर विश्वास ही कौन, मतलब साधु कह सकते हैं, साधु भी कहा जाता है, मैंने देखा था कहीं पर इतना लगता नहीं है साधु है, लेकिन हाँ नास्तिक कह सकते हैं इसको, ठीक है। श्रवण कहा जाता है टाब्रो, आंसर है श्रवण, समझ आए? चलो बढ़िया है। देव क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो गुरुजी मान, तो जल्दी जल्दी समझना लग रही है। हाँ तो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है? लाइक कर दो, लाइक जरूरी है। देखो मैं यहाँ लिख के देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। लाइक ये होता है शेयर और ये होता है सब्सक्राइब, ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ज्यादा कौन, ठीक है। तो जिनके सपने ऊंचे होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में पहली लाइन बोली थी, तो आपको याद हो चुकी होगी अभी तक, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है गुरुजी, और गुरुजी आंसर मैं देवा। चलो थे दो टापरों की वैदिक गणित, वैदिक गणित 10वीं क्लास में पढ़ी, उससे पहला भी आप पढ़ी। हाँ तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण नहीं है गुरुजी। अथर्ववेद है ना गुरुजी, अथर्ववेद भी कौन है? छंदो युग उपनिषद है ना गुरुजी, योग भी कौन? तो 16 सूत्र, 16 सूत्र है गुरुजी, वो राइट आंसर है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित तो पढ़ी होगी ना टापरो? हाँ करो तो बोलो झूठो ही। चलो हाँ गुरुजी पढ़ी है नहीं तो बढ़िया बात है, पढ़ी तो थाना पता ही कौन कि 16 सूत्र महत्वपूर्ण अंग है। हाँ गुरुजी याद है। चलो तो सी आंसर इज राइट आंसर है टापरो। 8वां क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन क्या कहने लग रहे हैं कि किस वेद में प्राचीन वेद वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? हाँ कैंसिल करो। चलो पूरी बात है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में, वैदिक युग की संस्कृति, प्राचीन वेद कौन सा बताना आपको। प्राचीन वेद की बात हो रही, कौन सा प्राचीन वेद है जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। ऋग्वेद टापरो मैं पढ़ रहा हूँ कि हाँ गुरुजी 128 सूक्त होया करता है, अभी भी हुआ है, और पद्य में रचना की हुई है, पद्य में, ठीक है, और 11,000 के आसपास इसमें गुरुजी मंत्र है, ठीक है, और इसके अंदर जो है गुरुजी गायत्री मंत्र है, पर गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित। हाँ गुरुजी अगली बात याद आ गई, बहुत पूरी बात है गुरुजी, तो बात मैंने पहला याद होनी। हाँ तो टापरो 1028 सूक्त है, पद्य में रचना, पद्य भाषा है, इसमें भाषा पद्य है, पद्य भाषा है। 11,000 मंत्र है, गायत्री मंत्र दिया गया है यहाँ से, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। हाँ ये मोस्ट बात है कि इंद्र को स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा कहा गया इंद्र को, ठीक है। यजुर्वेद देखो इसके अंदर जो है, ऋग्वेद के अंदर यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ कहीं पर यज्ञ होते थे तो ये तुरंत जो है मंत्रों का जाप करने जो है पंडित या जो भी
महाराज हुआ करते थे, वो आ जाते भाई हाँ इस टाइप से आपको यज्ञ करना है, अनुष्ठान है तो आपका इस प्रकार से होगा। तो उसमें मंत्रों का जाप किया करते थे पंडितों के द्वारा, ठीक है। पंडित जो थे वो जाप करते थे। इसके अंदर टोटली क्या है, मंत्र है, ठीक है टापो। हाँ, ऋग्वेद की मोस्ट बात मैं आपको बता दूं कि ये देवताओं द्वारा रचित है, देवों के द्वारा या देवों को द्वारा रचित है। वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ना ही इंसान ने उसकी रचना की है, ठीक है टाबरों। अब बात पता होनी चाहिए, मोस्ट बात ज्ञान होनी चाहिए। तो किस वेद में, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में देखो, प्राचीन वेद की किस वैदिक युग की संस्कृति, वैदिक जहां से वैदिक युग की संस्कृति की बात हो रही है टाबरों, तो ऋग्वेद, इसके बारे में हमें सूचना मिलती है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाबरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? लिखे गए, देखो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे ना, ठीक है, उनका सही क्रम बताना है आपको। 4 वेद है, उनके भी उपवेद हैं, वेदों के 4 उपवेद हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ टावरों के उसी के क्रम में लिखना, आपको क्रम में लिखना है कि किस काल में, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है कि वेद ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक उपनिषद लिखे गए थे, वेद उपनिषद ब्राह्मण या आरण्यक लिखे गए थे, या उपनिषद वेद या ब्राह्मण आरण्यक लिखे गए थे, या वेद या आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ना टापरों की निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या होगा गुरुजी? वो है सही है गुरुजी, वेद लिखा, वेद लिखने के बाद में ब्राह्मण लिखा, आरण्यक लिखा, आरण्यक के बाद में उपनिषद कितने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ठीक है। उपनिषद कितने हैं जरूर बताएं, उपनिषद कितने हैं, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा टापरो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। उपनिषद कितने हैं हमारे, वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वेद ब्राह्मण, ठीक है, और आरण्यक और उपनिषद जो है इनका सही क्रम यही है, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आ गया गुरुजी। अच्छा, और तो गणेश और वेदों की संख्या कितनी है अभी बताया था, 4 वेद है और उनके भी उपवेद हैं। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात की जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकता आपको। तो कितने हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद आपको बताना है कौन सा है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या कह सकते हैं वेद त्रयी, ये एक ही चीज है, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, दोनों एक ही, ठीक है। त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, कौन से वेद कहलाते हैं, कौन से 3 वेद की बात हो रही है क्या? हाँ, 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं। तो इसका आंसर दो, टापो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं इसका आंसर, कौन से 3 वेद हैं जिनका जो है त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद कहलाता है, यजुर्वेद, सामवेद कहलाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहलाता है, या ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाता है, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कमेंट बॉक्स के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जरूर बताएं, नहीं तो मैं बता सकता हूँ। बताऊं टावरो? नहीं गुरुजी मैं बता, चलो फूट की बात है, इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है क्या, चलो देखते हैं। भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, फूट बात है। अशोक स्तंभ देखो है, अशोक स्तंभ के अंदर देखो है, मार देखो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कुछ मार देखो है, भी नीचे का लिखो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मूवी भी देखो ध्यान होगा, कमेंट बॉक्स में बताया कि ये मूवी। तो सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है टावरों, किस उपनिषद से लिया गया है? तो गुरुजी मुंडक उपनिषद या कंठ उपनिषद या ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? गुरुजी
मुंडक उपनिषद में लेवड़ो है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है ये भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद से लिया गया। गुरुजी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। क्या कहने लग रहे हैं? 13वां क्वेश्चन है कि लाइक कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो, A to Z कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करिया करो, आप कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर हो तो करो, आप शेयर जरूर करें, ठीक है। एक चीज और बढ़ गई, एक चीज और बढ़ गई, कमेंट बॉक्स। ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई देना है कि आंसर ये होगा गुरुजी। हाँ, तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ गुरुजी, यह चीज बहुत मोस्ट है, मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ तो बताओ, तो व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यताओं के लोगों का व्यवसाय बताओ, बताओ व्यवसाय बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ, इसके अंदर है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि का था, पशुपालन का था। पशुपालन करते थे लोग, ये शिक्षा, ये व्यवसाय। देखो व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय अपन को बताना है इसके अंदर। तो मोस्टली क्या थे, वो पशुपालन क्या करते थे? पशुपालन, पशु पाला करते थे वे लोग। यहाँ पर भारत में और भी घनी जगह पढ़े, अगर आप हर एक घर में पशु है, पेड़, बकरी, ऊंट। ऊंट भी पढ़ोगे? हाँ गुरुजी, ऊंट पढ़ा नहीं। हाँ, ऊंट रो नाम आते गुरुजी, मार तो कड़ गयो। ऊंट, ऊंट राजस्थान के अंदर ऊंट का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ऊंट का मेला गुरुजी, ऊंट का मेला मैं कभी मेला कहाँ बढ़ता है? ठीक है, कहाँ बढ़ता है और कब बढ़ता है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। चलो कमेंट बॉक्स के अंदर कहाँ बढ़ता है ये जरूर बताएं, कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, कब बढ़ता है? ऊंट का नाम आते गुरुजी, मैं तो ठन गयो कि ऊंट नाम आ गयो, तुम्हारे दिमाग में पहला कई नाम है। चलो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि ऊंट का मेला जो है कहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, और कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पशुपालन का जो है, पशुपालन का व्यवसाय करते थे ऋग वैदिक आर्य। आर्य भारत में कहाँ से आए थे जरा बताओगे टाबरों? हाँ गुरुजी बता दिया, पंजाब हुआ या नहीं? आंसर सही बताना। हाँ, तो पुराणों की संख्या बतानी है आपको, पुराणों की संख्या। पुराण गुरुजी मैंने 18 पुराण। सबसे प्राचीन बताओ गुरुजी किस है? हाँ बता दें टापू, सबसे प्राचीन की। हाँ वो सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सुन लो है। अब एक और बता दो गुरुजी, लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला क्या? हाँ लो गुरुजी, और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, हाँ गरुड़ पुराण के अंदर भगवान विष्णु के अवतारों का जो है वर्णन है, ठीक है टाबरों। कि सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और गरुड़ पुराण है लास्ट, अंतिम बार, अंतिम है, अंतिम है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट है, सबसे प्राचीन है। तो 18 पुराण है, 18 पुराणों की संख्या है, कुल मिलाकर कितनी संख्या है? 18 संख्या है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और अंतिम जो लास्ट है वो गरुड़ पुराण है। कुछ 15वां क्वेश्चन लो। अच्छा 15वां क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस की उपासना था? वैदिक धर्म के अंदर मुख्य लक्षण कौन सा है कि किसकी उपासना क्या करते थे वैदिक लोग जो थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग किसकी उपासना क्या करते? पशुपति की। पशुपति आंसर मैंने आपको बताया था, किसकी करते थे? पशुपति। जो नेपाल की क्या है राष्ट्र देवता है, जो भारत के अंदर इनकी पूजा होती है पशुपति की। हाँ, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वह गुरुजी देवी माता ने मानता ना, त्रिमूर्ति ना गुरुजी, प्रकृति। हाँ प्रकृति हो सके, प्रकृति उस टाइम महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था कि किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या था कि पशुपति की उपासना, देवताओं को। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पिछली वाली वीडियो देखा नहीं टाबरों, जाके देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है पशुपति, ठीक है, पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनकी पूजा किया करते थे, इनको भगवान या देवता मानते थे, जो किसके स्वरूप थे, भगवान शिव के, आद्य शिव भी कहते हैं ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आद्य शिव। नेपाल के राष्ट्र देवता है, जिनकी नेपाल में भारत में भी पूजा की जाती है। लेते हैं 15वां के बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन से वेद में हुआ है? ऋग्वेद के अंदर हुआ है टाबरों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, बताया था, सबसे प्राचीन है, ठीक है, सबसे प्राचीन है, जिसके अंदर 1028 सूक्त है, 11000 मंत्र है, ठीक है। हाँ, तो पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, अग्नि के लिए हुआ है, वरुण के लिए हुआ है, या सोम के लिए हुआ है? तो टाबरों, इंद्र नाम तो सुना होगा, स्वर्ग का राजा थे, स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरंदर शब्द ऋग्वेद के अंदर प्रयुक्त हुआ, मैंने आपको पहले बताया था, स्वर्ग का राजा, ठीक है टाबरों। हाँ मुझे आप समझाने लाग गया अभी क्वेश्चन बढ़िया लाया गुरुजी मान, तो अगला लागे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। अच्छा टाइम वास्ते ले टाबरों, अच्छा गुरुजी बढ़िया बात है। देखो 16 सूत्र पहले क्वेश्चन आ चुका है कि 10वीं में कर चुके हैं 16 सूत्र, कहीं करिए अपन। हाँ गुरुजी करोड़ा 10वीं में 9वीं में करिया, वैदिक गणित करोड़ी में। अच्छा तो 16 सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है, बताओगे क्या? हाँ गुरुजी बता दिया, खगोल है, गणित है, ज्योतिषी है या ज्यामिति से है। देखो वैदिक गणित का नाम आते हैं, आपका दिमाग ठणक जाना चाहिए, खड़क जाना चाहिए, राजस्थानी भाषा को बोला करें, ठीक है। तो ज्यामिति नाम आते हैं, अपन दिमाग खड़क जाए। 10वीं में करोड़ है गुरुजी बात, तो 10वीं में 9th में 8वीं में करोड़ी गुरुजी, 7वीं में करोड़ी है कहीं ढा कर ली गुरुजी में तो भूल गई, चलो कोई। तो ज्यामिति जो है महत्वपूर्ण है, ज्यामिति जो है महत्वपूर्ण है, और जो है ये पुस्तक जो है किस पर, कौन सी 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। हाँ 18वां क्वेश्चन, अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मां अमृतगम्य, कहां से लिया गया है जरा बताओगे टाबरों? जरा बताओगे कहां से लिया गया है? हाँ गुरुजी बता दिया, चलो बताओ। पुराण से लिया गया है या महाकाव्य से लिया गया, वेदांत से लिया गया या उपनिषद से लिया गया? देखो उपनिषद मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कितने उपनिषद है, कितने हैं, कितने हैं? ऊंट का मेला पूछा था, कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है? राजस्थान के अंदर बढ़ता है ऊंट का मेला, ठीक है टाबरों, हिंट दे रहा हूं आपको मैं। तो अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मां अमृतगम्य, कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? हाँ गुरुजी बताओ, तो ये डरो गान और के गान दो। उपनिषद से, उपनिषदों से लिया गया है ये लाइन्स। अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मां अमृतगम्य। लेते हैं 18वां क्वेश्चन के बाद 19वां 19 क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए थे? सॉरी, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहां बसे थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? कोई सरस्वती बोलता है, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती प्राचीन सरस्वती नदी के पास, ठीक है। कोई कहता है बर्मा से आए, म्यांमार से, म्यांमार से, ठीक है। सप्त सिंधु भी कहते हैं सिंधु घाटी, ठीक है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु भी कहते हैं कि वहां से आए, सप्त सिंधु से आर्य जो है आए, सप्त सिंधु से आए। तो यहां से पूछ रहे कि आर्य भारत में बाहर से आए,
और सर्वप्रथम बसे कटे थे भाई, बसिया कटे यानी सर्वप्रथम लिया कटे आपे, ठीक है। तो पहली बात है कि एरो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना टाबरो, ज्यादातर सिंधु सिंधु सरस्वती शब्द सिंधु ये यार है, तो ये आप जो है नोट करके देखना भाई सिंधु शब्द सिंधु कहाँ पर है, इसका कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है आज ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। सारा क्वेश्चन मैं करता हूँ जना थे कहीं कर सकता हूँ, एक आधो क्वेश्चन तो थाना लिए पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं बता दूं अभी बता दूं बोलो नहीं गुरुजी मैं बताऊं थे बताओ जन मैं कहीं कर सकता। हाँ बात सही करो डालो। अच्छा अब सीधे पढ़ा कैसे नहीं, पहली सूची दूसरी सूची में मिलान करनी, चलो पूरी बात मैं ही पढ़ता है नहीं यहाँ कौन पढ़ना कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए कि ये आपको दिखते आप सीधे कहते आप पहली ने दूसरी मिलान करना है भाई। हाँ आप तो गुरुजी मानते हो, पहली बात है समझ आते देखते। अच्छा तो ये देखो लिखा हुआ है कि ये वेद है टाबरो, ये वेद है और ये क्या है यज्ञ करता है। यज्ञ करता मतलब समझिए जो वाचन क्या करते थे, ठीक है टाबरो। तो ऋग्वेद के जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला था या वाचन करने वाला थे वो कौन थे, होत्र कहलाते थे या होत्र कहलाते थे। यजुर्वेद के अंदर अध्रुवी कहलाते थे, सामवेद के अंदर उद्गाता या उद्ग्रात कहलाते थे, अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मा कहलाते थे, ठीक है टाबरो। ए बात सही है, तो आमे सामने एकदम सही है गुरुजी माने एकदम परफेक्टली समझ आ गया था यहाँ बताया जाने। अच्छा तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है, ये सही है ये सही है ये सही है। हाँ गुरुजी और पहलो देखते हैं दिमाग गड़ता कि पहलो तो एक और दिख रहे एक दिख रहे, चलो दूसरे मिला लो दूसरे दूसरी और ठान ला तो वो अपना राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर, ठीक है टापरो। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेदों 21वां क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। अपौरुषेय गुरुजी मान समझ कौन है, अपौरुषेय कहीं हो गया फिर अपौरुषेय क्या, हाँ अपौरुषेय जो कहीं हुआ है। अच्छा अभी बताते हैं आप वो मैं बताऊं कहीं हुआ अपुरुष यानी पुरुष नहीं मतलब पुरुष नहीं, पुरुष के द्वारा नहीं, पुरुष के द्वारा नहीं, पुरुष के द्वारा नहीं, इंसान के द्वारा नहीं है। सेकेंड बात है पुरुष के द्वारा नहीं है कि वेदों को अपुरुष क्यों कहा गया है। तो वेदों को पुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा मानी जाती है या देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई नहीं, या क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है नहीं, इनमें से कोई नहीं है गुरुजी। तो माने आंसर कहीं ना आता पूछा है मैं हटे वो कंपटीशन में एग्जाम आगे गुरुजी मैं कहीं कर सकता। अच्छा चलो कोई नहीं टापरो थाने अपुरुष जब शब्द आ जाए नहीं पठ अपन एक ही खर्चो करना है, दिमाग रो खर्चो क्या करना है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा मैंने पिछली वाली कुछ क्वेश्चनों में डिस्कस किया था, अभी इसी क्लास के अंदर किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, अपौरुषेय किसे कहा जाता है। तो अपौरुषेय से कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा मानी जाती है, देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वेदों की रचना है देवताओं ने की है, देवताओं वेदों की रचना देवताओं ने की है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेना। हाँ गुरुजी वो क्वेश्चन बढ़िया लगा। अच्छा तो वैशेषिक दर्शन जो है ना, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कौन है गुरुजी। कपिल जी जाने कौन नहीं है, अक्षपाद जी ने कौन जाना, गौतम और लोग कणक गुण है, पंतजलि तो जाना। हाँ तेल में माथे घनी आवे, तेल साबुन घनी बेचा करे। अच्छा भी माथे फोटो छोपड़ी आए करे पंतजलि। हाँ गुरुजी जाने चलो। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन की बात होना तो वो है उलूक कणक कौन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। 23 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है टाबरो। लास्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ये मीमांसा पहले मुझे ये बताओ मीमांसा क्या है,
ठीक है, और पूर्व मीमांसा क्या, दोनों है तो एक ही। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना ये क्या है, ग्रंथ है, किताब है, क्या चीज है ये, ठीक है। मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो जैमिनी जी है, बादरायण जी है, या कपिल जी है, या गौतम जी है। नागपुरी कपिल जी ना है, बंदारायण भी ना है, गौतम जी ना है, तो जैमिनी है। अच्छा, तो जैमिनी इज राइट आंसर। कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ऊंट वाला क्वेश्चन बताया था, ऊंट का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है ये बताऊंगा आपको, कब भरता वो आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, सरल क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के पिताजी का नाम बताना। पृथ्वीराज, कौन जानता पृथ्वीराज के पिता के बारे में, पिता के बारे में? ठीक है टापरों, पृथ्वीराज के पिता का नाम बताना आप लोगों ने। एक और दे दूं मैं आप लोगों ने, एक क्वेश्चन और देता कि हाँ, राणा हमीर जी, राणा हमीर रणथंभौर के शासक थे। राणा हमीर के पिता के नाम, पिता राणा हमीर के पिता का नाम। दो क्वेश्चन है टापरो, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना। जैमिनी इज राइट आंसर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी टाइम मिलते हैं 8 PM पर इवनिंग में। और वीडियो किया लगी टापरो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, ठीक है टापरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।